दोस्तों नमस्कार, मैं केसी भैरवा आरसी खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर से आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज जो अपने सब्जेक्ट कवर करने जा रहे हैं वो ME 303 थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफ़र और टॉपिक है सुपर सैचुरेटेड फ्लो इन ए नोजल। इस टॉपिक के अंतर्गत सुपर सैचुरेटेड फ्लो क्या होता है और नॉर्मल फ्लो और सुपर सैचुरेटेड फ्लो में क्या अंतर है, इस सुपर सैचुरेटेड फ्लो के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, साथ ही साथ आप इससे रिलेटेड टर्म जो है अंडर कूलिंग है और डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन है, इसके बारे में अपन देखेंगे। दोस्तों देखिए, अपन ने नोजल पढ़ा है और नोजल में जो फ्लो होता है वो आइसोट्रोपिक फ्लो होता है, आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। और यदि आपके पास में सुपर हीटेड स्टीम जो है यदि एक्सपेंशन होती है फ्लो में प्रेशर P1 से P2 पर, तो आपके पास में जैसे ये दिखाया गया है सुपर हीटेड स्टीम आपके पास में यहाँ से इस प्रेशर से एक्सपेंशन होती है आइसोट्रोपिकली, और जैसे ही यहाँ पर ये इस सैचुरेटेड लाइन को क्रॉस करती है इसका कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है, यानी इसमें जो वाटर के ड्रॉपलेट्स पार्टिकल्स हैं वो आना शुरू हो जाती है, स्टीम वेट होना शुरू हो जाती है क्योंकि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वेपर से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से आपके पास में जैसे जैसे आप नीचे की तरफ मूवमेंट करते जाएंगे फर्दर एक्सपेंशन होता चला जाएगा, इसका ड्राइनेज फ्रैक्शन कम होता चला जाएगा और इसमें जो लिक्विड के पार्टिकल्स की क्वांटिटी वो बढ़ती चली जाएगी। इस तरह से आपका ये आइसोट्रोपिकल फ्लो दिखाया गया है। नेचुरल वे में आपके पास में ये मानते हैं कि इस तरह का जो फ्लो है थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है कि जैसे जैसे आपके पास में सैचुरेटेड लाइन से आप नीचे की तरफ मूवमेंट करेंगे आपके पास में वाटर स्टीम का है कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। ऐसी सिचुएशन जो आपके पास में ये जो है ये एक्सपेंशन आपका थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है आपके पास में आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन की। इस तरह से इसको TS चार्ट पर दिखाया गया है। इसी तरह से इसको HS चार्ट पर भी दिखाया गया है। यहाँ पर आपके पास में P1 प्रेशर की लाइन है, ये P1 प्रेशर है। यहाँ पर इनिशियली प्रेशर पे आप इनिशियली कंडीशन में आपकी P1 प्रेशर पर स्टीम है जो नोजल में एंटर करती है। जैसे जैसे स्टीम का एक्सपेंशन होता है आपके पास में ये सैचुरेटेड जो लाइन है ड्राई एंड सैचुरेटेड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन से जैसे ही अंदर की तरफ फर्दर एक्सपेंशन होता है ये स्टीम कंडेंस होना शुरू हो जाती है और इसमें जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उसके ड्रॉपलेट्स की संख्या बढ़ती चली जाती है, यानी इसका जो वेटनेस है बढ़ती चली जाएगी और ड्राइनेस फ्रैक्शन इसका कम होता चला जाएगा। ये नेचुरल वे में होता है आपके पास में, और इस तरह की जो कंडीशंस हैं वो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होती हैं। और इस तरह का जो फ्लो होता है उसमें आपके पास में एक्चुअल जो डिस्चार्ज होता है वो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से कम होता है। ठीक है, इस तरह का फ्लो आपके पास में थर्मल इक्विलिब्रियम फ्लो कहलाता है। ठीक है, लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस अपना देखते हैं आगे। इन एक्चुअल प्रैक्टिस में देखा जाए तो आपके पास में ये होता है कि जैसे आपके पास में स्टीम आपके पास में ड्राई एंड सैचुरेटेड लाइन को क्रॉस करती है और वेट जोन में जैसे ही एंटर होती है वहाँ पर आपका स्टीम का कंडेंसेशन नहीं होता है। ठीक है, कि जैसा आपको अगेन TS चार्ट में दिखाया गया है, आपके पास में ये आपका TS चार्ट है। इस TS चार्ट में यहाँ पर पहले P1 कंडीशन थी आपके पास में, इनिशियली स्टेज में आपके पास में स्टीम यहाँ से एंटर करती है और एंटर करने के बाद में अगेन आपके पास में TS चार्ट में देखा है कि ड्राई एंड सैचुरेटेड लाइन है और ये ड्राई एंड सैचुरेटेड लाइन की जैसे ही आप नीचे की तरफ मूवमेंट करना शुरू करेंगे आपके पास में स्टीम का कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस में होता क्या है कि ये जो लाइन है ये जो स्टीम है आपके पास में कंडेंस नहीं होती है और अप टू ए 94% ड्राइनेस फ्रैक्शन की लाइन जिसको अपन विल्सन लाइन्स कहते हैं वहाँ तक कंडेंस नहीं होती है, यानी उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्चुअली में इतना गिर जाए तभी भी ये कंडेंस नहीं होना शुरू होती है। तो ये जो लाइन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइन है ये लाइन कहलाती है विल्सन लाइन कहलाती है। और ये जो जोन है आपके पास में ड्राई सैचुरेटेड लाइन से और विल्सन लाइन के बीच का जोन है वो सुपर सैचुरेटेड फील्ड कहलाता है। इस फील्ड में क्या होता है कि जब आपके पास में स्टीम कंडेंस नहीं होती है तो एक्चुअल में जो फ्लो होता है वो थ्योरेटिकल जो फ्लो होता है उससे 2 to 5% ज़्यादा होता है, जबकि होता क्या है कि एक्चुअल जो फ्लो होता है वो थ्योरेटिकल फ्लो से क्या होता है कम होता है। लेकिन इस केस में आपके पास में ये जो फ्लो होता है आपके पास में यदि नोजल की फ्लो देखा जाए तो उस सिचुएशन में आपके पास में कि जो नोजल का फ्लो होगा वो 2 to 5% जो थ्योरेटिकल फ्लो है उससे ज़्यादा होता है। ये सिचुएशन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहलाती है जिसको अपन सुपर सैचुरेटेड फ्लो कहते हैं या मेटा स्टेबल फ्लो भी कहें या नॉन इक्विलिब्रियम फ्लो कहें। इस तरह का फ्लो आपके पास में सुपर सैचुरेटेड फ्लो कहलाता है, क्योंकि स्टीम जो है आपके पास में यहाँ पर स्टीम जैसे ही आपके पास में सैचुरेटेड लाइन को
को क्रॉस करेगी। स्टीम का कंडेंस होना चाहिए, लेकिन स्टीम का कंडेंस नहीं होता है और स्टीम अगेन एज ए सुपर हीटेड वेपर की तरह, गैस की तरह बिहेव करती है अप टू दिस लाइन तक, और पर्टिकुलर रूल फॉलो करती है। जैसे आपके पास गैस का रूल फॉलो होता है, उसी तरह से सुपर सेचुरेटेड स्टीम के जैसे पी की पावर 1.3 की पावर इक्वल टू सी की जो है उसको फॉलो करती है। और ये इस रीजन इसके कारण यहाँ पर जो इसकी जो स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होता है और डेंसिटी ज़्यादा होती है, और इस डेंसिटी हाई डेंसिटी की ये जो वेपर है ये जब नोजल से फ्लो होती है तो इसके कारण इसका क्या होता है कि आपके पास में इसका जो डिस्चार्ज है वो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से ज़्यादा हो जाता है। इसी चार्ट को आपके पास में इस एचएस डायग्राम पर दिखाया हुआ है। ये अगेन आपके पास में प्रेशर P1 है जो सुपर हीटेड है इनिशियल कंडीशन में। आपके पास में जैसे ही ये सेचुरेटेड लाइन के फ्लो क्रॉस करेगी, आपके पास में यहाँ से सेचुरेटेड लाइन के क्लोज होने के साथ ये विल्सन लाइन दिखाई गई है, यहाँ तक आपके पास में इसका उसके बाद इसका कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके रिजल्ट्स क्या है यहाँ से देखिए। इसके रिजल्ट ये है कि ये यहाँ पर कंडेंस हो और यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग इसके सैचुरेशन में आए तो इसमें एंथैल्पी ड्रॉप इसकी रिड्यूस हो जाती है, जो आगे अपन इसके इफेक्ट पड़ेंगे। ठीक है, अब इसके कंडेंसन इस सुपर सैचुरेटेड फ्लो के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, ये रीजन अपन आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि सब सुपर सैचुरेशन फ्लो क्यों होता है, उसके क्या कारण से हैं। तो कारणों में जब अपन देखते हैं कि जनरली क्या होता है कि स्टीम का कंडेंसेशन आपके पास में जो सुपर सैचुरेटेड लाइन है उससे नीचे तक जो विलियंस लाइन है जिसको अपन 94% जो है आपका ड्रेनेज फ्रैक्शन है वहाँ तक की बात करते हैं, वहाँ तक नहीं होता है। तो इसका कारण क्या है कि जबकि नेचुरल वे में कंडीशन होना चाहिए था लेकिन नेचुरल वे में कंडीशन नहीं होता है, तो इसके कारण क्या है। तो जो कंडेंसेशन नहीं होने के कारण ही सुपर सैचुरेशन फ्लो के कारण है। तो कंडेंसेशन नहीं होने के फर्स्ट अपन यदि देखते हैं कि जब कंडेंसेशन कब होता है, तो कंडेंसेशन होने के लिए जनरली क्या होता है कि आपके पास में स्टार्ट होता है टिनी न्यूक्लियर डस्ट पार्टिकल से, जो आपके पास में पहले कॉमर्शियल जो स्टीम होती है या स्टीम जनरली होती है उसमें सफिशिएंट क्वांटिटी में ये होते हैं जिससे आपके पास में स्टीम कंडेंस होती है। लेकिन सुपर हीटेड स्टीम की अपन बात करते हैं तो सुपर हीटेड स्टीम में इस तरह के फॉरेन पार्टिकल्स एब्सेंट होते हैं, और एब्सेंट होने के कारण क्या होता है कि आपके पास में जो कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए जो न्यूक्लियस जनरेट होना चाहिए था वो नहीं हो पाता है या लेट हो पाता है। और उस लेट होने के कारण क्या होता है कि आपके पास में जो कंडेंसेशन प्रोसेस है वो डिले हो जाता है, यानी जहाँ से आपका कंडेंसेशन होना चाहिए था वहाँ से कंडेंसेशन वो स्टार्ट नहीं होता है। एक रीजन इसका ये होता है। दूसरी ये बात करते हैं कि जब आपके पास में टेम्परेचर डाउन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो डाउन होती है, और डाउन होते होते उनमें अट्रैक्शन इतना आ जाता है कि वो एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, वो अट्रैक्टिव होते चले जाते हैं। लेकिन अट्रैक्टिव होने के साथ साथ उनके बीच में आने के लिए जैसे दो पार्टिकल अट्रैक्ट हुए, तीसरा पार्टिकल अट्रैक्ट होगा, तब आपके पास में ये जो मॉलिक्यूल्स है ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होते हैं, तो उसके लिए भी एक टाइम चाहिए होता है, उनके लिए एक सफिशिएंट टाइम चाहिए होता है। लेकिन नोजल का जो डाइवर्जेंट पोर्शन है उसमें जो स्टीम का फ्लो इतना फास्ट होता है कि उनको जो एक दूसरे के साथ में आने के लिए जो टाइम है, कलेक्शन होने के लिए जो टाइम है, ड्रॉपलेट फॉर्म होने के लिए जो टाइम है वो नहीं मिल पाता है। इस कारण से वो कंडेंसेशन आपके पास में उस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो पाता है। ये दो रीजन होते हैं आपके पास में सुपर सैचुरेटेड फ्लो के। अब देखिए अपन बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ पे सुपर सैचुरेटेड फ्लो की बात करते हैं, इसमें क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला मेन इफेक्ट जो आपको है कि आपके पास में जो डिस्चार्ज है वो 2 से 5% बढ़ जाता है। और इस डिस्चार्ज के बढ़ने का रीज़न क्या होता है, इस डिस्चार्ज के बढ़ने का कारण ये होता है कि आपकी डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो जाता है, सुपर कूलिंग होती है और सुपर कूलिंग के कारण उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से आपके पास में जो डिस्चार्ज है वो 2 से 5% बढ़ जाता है।
दूसरा इफेक्ट इसका ये होता है कि जो हीट ड्रॉप है वो स्लाइटली डिक्रीज हो जाती है, और इस डिक्रीज होने के कारण आपके पास में जो एग्जिट वेलोसिटी है नोजल की वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो एग्जिट वेलोसिटी होती है वो आपके पास में जो डिफरेंस इन हीट ड्रॉप है उसके अंडर रूट के बराबर होती है। तो जब ये हीट ड्रॉप का डिफरेंस आपका कम हो जाएगा तो अगेन आपकी एग्जिट वेलोसिटी नोजल की है वो भी कम हो जाएगी। तीसरा जो इफेक्ट है ड्रेनेज फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। चौथा जो है कि आपके पास में एंट्रोपी वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है, और उस एंट्रोपी इंक्रीज होने का रीज़न ये है कि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। क्योंकि इरिवर्सिबल क्योंकि है ये नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, और नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने के कारण इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपके पास में एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपके पास में सुपर सैचुरेटेड फ्लो में आपके पास में सुपर हीटेड स्टीम का एक्सपेंशन होता है, और सुपर हीटेड स्टीम का एक्सपेंशन एज के गैस की तरह होता है अप टू ए विलियंस लाइन तक, ठीक है। अब उस कंडीशन में ये एक पर्टिकुलर गैस की तरह लॉ फॉलो करता है, और गैस की तरह लॉ फॉलो करने के लिए जैसे गैस फॉलो करती है आपके पास में, उसी तरह से आपके पास में सुपर हीटेड स्टीम गैस को इसी पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करती है, और ये लॉ होता है PV की पावर 1.3 इक्वल टू ए C, जहाँ 1.3 इज ए इंडेक्स ऑफ ए एक्सपेंशन फॉर ए सुपर हीटेड स्टीम। इसी तरह से इसके कॉरस्पॉन्डिंग यदि आपके पास में मानते हैं कि इनिशियली P1 प्रेशर है, इस पर इसका V1 होगा तो P और टेम्परेचर T1 होगा, और प्रेशर आफ्टर एक्सपेंशन P2 हो जाता है तो टेम्परेचर भी उसका T2 हो जाता है। सो यहाँ से अपन टेम्परेचर T2 फाइंड आउट कर सकते हैं, ये टेम्परेचर T2 इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ T2 इक्वल टू होगा T1 इंटू P2 अपॉन P1 की पावर 0.3 अपॉन 1.3। तो यहाँ से अपन टेम्परेचर T2 फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन। और ये जो टेम्परेचर है आपके पास में ये डिफरेंस होगा जो आपके पास में कॉरस्पॉन्डिंग टू सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ एट ए P2 प्रेशर पर। और P2 प्रेशर का सैचुरेशन टेम्परेचर कहाँ से आएगा? स्टीम टेबल से आएगा। तो यदि इन दोनों को देखा जाए तो T2 एंड जो P2 पर सैचुरेशन टेम्परेचर है ये दोनों डिफरेंस होंगे, और इन दोनों में जो डिफरेंस होगा यानी T सैचुरेशन माइनस T2 में जो अंतर होगा ये डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग कहलाएगा। ये क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग कहलाता है। इसी तरह से देखिए आपके पास में इस पर प्रेशर P2 है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग T2 के टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन प्रेशर है, और उस सैचुरेशन प्रेशर का यानी P2 और T2 टेम्परेचर पर जो प्रेशर है इन दोनों का जो रेशियो फाइंड आउट करते हैं यदि अपन, यानी P2 और ए प्रेशर एट ए T2, इन दोनों का रेशियो यदि अपन फाइंड आउट करते हैं तो ये कहलाता है डिग्री ऑफ सुपर सैचुरेशन कहलाता है। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद बहुत बहुत।